प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हमने राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के 2019 के प्रश्न पत्र की चौथी इकाई का विश्लेषण किया था। आज हम अंतिम जो इकाई है पाँचवीं इकाई का आज विश्लेषण करेंगे 2019 के पेपर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाँचवीं इकाई में भी आपके दो प्रश्न थे जिनमें से आपको एक करना है। एक आपका न्यूमेरिकल है, 9वां क्वेश्चन है जो, और 10वां क्वेश्चन है जो आपका थ्योरेटिकल है। ये आपकी चॉइस पे है कि दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। 9वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित समंकों की सहायता से दो अज्ञात मूल्यों का अनुमान आपको लगाना है। वर्ष दिए गए हैं 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014। उत्पादन है आपका टन में 200, 220, 260। अज्ञात है 350 और अज्ञात है और 430। ये प्रश्न आपके 19वें पाठ अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन का है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है और ये आपका यूनिवर्सिटी में आया था। यानी दो अज्ञात मूल्यों को आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इसका समीकरण बनानी है, दो समीकरण बनानी है। आपको ये देखना है कि y के कितने मूल्य ज्ञात हैं। तो y के 5 मूल्य ज्ञात हैं तथा 2 मूल्य आपके अज्ञात हैं। टोटल आपको 7 मूल्य दिए गए हैं। अतः हम इसमें 5वें प्रमुखांतर से संबंधित द्विपद विस्तार का प्रयोग 2 बार करके समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है? समीकरण बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप कितने प्रमुख अंतर के आधार पे आप समीकरण बना रहे हैं उसका निर्धारण करेंगे। उसका निर्धारण करने के लिए आपको प्रयोग करना है। y के 4 मूल्य हैं तो y4, y3, y2, y1, y0 5 मूल्य हैं। तो आपको ज्ञात करना है y5, y4, y3, y4, y2, y1, y0। इस तरीके से आप ये इनको y देकर मूल्यों को y का प्रयोग करके आप ये समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे इसमें 5 आपको प्रमुखांतर दिए गए हैं, तो इसलिए डेल्टा 0 की घात 5 बराबर हो जाएगा 0। और y5 से आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप y पहला जो लिखेंगे वो प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, पांचवा प्लस का, छठा माइनस का, इस तरीके से लिखेंगे। तो पहली समीकरण में y5 हो जाएगा, y4 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y0 हो जाएगा बराबर में 0। अब इनके आगे आपको जो प्लस माइनस का चिन्ह हो ही गया। इसके बाद में आपको इनके गुणांक लिखने हैं और गुणांक ज्ञात करने के लिए आप को एक सूत्र है वो काम में लेना होगा। यानी गत y का गुणांक गुणा में गत y का आपका सब्सक्रिप्शन ज्ञात करना है, यानी n-1 लिखना है। बटा में आपका हो जाएगा गत y की समीकरण में क्रम संख्या। इसके आधार पे आप इनका जो सामने इनके पहले जो अंक लिखा हुआ है वो ज्ञात कर लेंगे। तो ये अंक आपके, और ध्यान रखना है कि जो पहला है, जो प्रथम y का है का गुणांक हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से इसके मान आ जाएंगे आपके y5 पहली y है तो इसका गुणांक 1 होगा, दूसरे में माइनस के 5 आएंगे, तीसरे में आपके 10 आएंगे, चौथे में 10 आएंगे, पाँचवें में 5 आएंगे। कैसे आएंगे कि आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे आप 1 पहले y का विगत का 1 है गुणा में 5 बटा में 1 हो जाएगा। तो ये आपके 5 आ जाएंगे। दूसरे में आपका हो जाएगा 5 गुणा में आपका हो जाएगा 4 बटा में 2 हो जाएंगे। तो 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आएंगे। तीसरा आपका आएगा
कि 10 गुणा में आपका हो जाएगा यहाँ पे 3/3, तो 30 में आप 3 का भाग देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये मान ज्ञात करके ये समीकरण बनानी है। और इसी तरीके से आपको दूसरी समीकरण बनानी है, लेकिन दूसरी समीकरण में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे हमने प्रमुखांतर 5 माना था, y5 से स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक अंक और वृद्धि कर लेंगे, तो यहाँ पे दूसरी समीकरण में हमने y6 से लेना है। तो यहाँ पे डेल्टा 1 की घात 5 बराबर 0 और y6 माइनस में आपका ये पहला वही प्लस का आएगा, दूसरा y5, तीसरा प्लस का y4, चौथा माइनस का y3, पांचवा आपका प्लस का y2 और छठा माइनस का y1। इसी तरीके से इनके जो आगे गुणांक दिए हुए हैं वो सूत्र का प्रयोग करके आप ज्ञात कर लेंगे। वही -5 आएंगे, 10 आएंगे, 10 आएंगे, 5 आएंगे, और इस तरीके से आप ये 2 समीकरण तैयार कर लेंगे। समीकरण तक का काम करने के पश्चात फिर काम आपका सरल हो जाएगा। इन समीकरणों को आपको पहले पक्षांतर करके सरल समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद में पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाकर, यानी नीचे इनके चिन्ह बदल जाएंगे, और घटाकर आप जो एक अज्ञात राशि है उसको आप क्या करोगे, ज्ञात कर लोगे। अज्ञात राशि ज्ञात कर लोगे। जब एक अज्ञात राशि आपकी ज्ञात आ जाएगी, y5 का मान आ जाएगा, पहली जो भी राशि ज्ञात हो गई उसके आधार पे समीकरण में उसका मान रख के, और दूसरी जो आपकी हाइड है, जैसे 2008 मान लीजिए आपका 2012 का ज्ञात है, वो मूल्य ज्ञात हो गया, तो आपको 2016 का ज्ञात करना है। तो समीकरण में 2012 का आप मान रखेंगे, और मान रखने के बाद में वही पक्षांतरण करके और समीकरण को हल करते हुए 2016 का अज्ञात मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो ये बहुत ही सरल सवाल था, जिसको करके 20 नंबर आसानी से लिए जा सकते थे। आप अपनी बुक में जो चौथा एग्जाम्पल है 19वें पार्ट का, वो यही सवाल है, इसको और भी अच्छे ढंग से आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका जो थ्योरेटिकल था, सूचकांकों की परिभाषा दीजिए एवं उसके उपयोगों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपको सूचकांक का अर्थ और बताना है, और आपका दूसरा इसमें सूचकांकों की परिभाषा देनी है। परिभाषा देनी है। देखिए सूचकांक क्या होते हैं। सूचकांक का सबसे पहले आप अर्थ लिखेंगे। सूचकांक का अर्थ देखिए, सूचकांक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूचक प्लस अंक, अर्थात ऐसा अंक जो सूचना देता हो, इंडिकेटर का काम करता है। ये हमें इंडिकेट करता है किसके बारे में, आए गए परिवर्तनों के बारे में। आए गए परिवर्तनों के बारे में जो हमें सूचना देता है वही हमारे लिए सूचकांक कहलाता है। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना है कि सूचकांक शब्द सूचक तथा अंक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ऐसे अंक से होता है जो दिशा निर्देश प्रदान करता है या किसी बात के विषय में सूचना देता है। अर्थात सांख्यिकी के परिप्रेक्ष्य में हम लेंगे, सूचकांक समग्र श्रेणी के परिवर्तनों के विषय में सूचना प्रदान करता है। तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो समग्र श्रेणियों में परिवर्तन आया है उसके आधार पर आप क्या देंगे, यहाँ पर सूचना देंगे। ठीक है, सूचना आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। उसके बाद में आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, और डेफिनेशन देने के लिए आपको 2, 3, 4 जितनी भी आपके पास में याद हैं परिभाषाएं, वो आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 परिभाषाएं दी हैं। किताब में आपको 7-8 परिभाषाएं दी हुई हैं, जिनको आप और भी अंक अच्छे ढंग से देख सकते हैं। स्पीगल के अनुसार देखिए, स्पीगल ने क्या कहा है कि सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जो समय, भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य अथवा संबंधित चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने बताया एक सांख्यिकी माप है, एक सांख्यिकी की एक विधि है, टेक्निक है, एक माप है
जो हमें समय, भौगोलिक स्थिति या अन्य कोई आधार है, विशेषता है, क्योंकि हमें परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आधार की आवश्यकता होगी, तो उसके आधार पर किसी चर मूल्य में अथवा चर मूल्यों के समूहों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको यह माप प्रदर्शित करती है। यही आपके लिए सूचकांक है। दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे डॉक्टर बाउले के अनुसार। बाउले ने कहा है कि सूचकांकों की एक श्रेणी ऐसी होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं उच्चावचनों के माध्यम से उस परिणाम में होने वाले परिवर्तनों को जिससे वह संबंधित है स्पष्ट करती है। बहुत ही सरल परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि एक ऐसी श्रेणी है जो अपनी प्रवृत्ति एवं उच्चावचनों के माध्यम से परिणाम में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। अंत में बहुत ही सरल आप निष्कर्ष के रूप में इसका अर्थ लिख सकते हैं, जो सांख्यिकी के परिप्रेक्ष्य में, कि सूचकांक एक अंक होता है जो काल श्रेणी या स्थान श्रेणी में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे सापेक्ष शब्द का अर्थ होता है जिसमें तुलना की जा सके, तुलनीय, अर्थात तुलनात्मक परिवर्तन को यह क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो पहले पार्ट में आपको अर्थ और इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। सेकंड पार्ट आ रहा है इसका, वो आ रहा है सूचकांकों की उपयोगिता या सूचकांकों की उपयोगिता। देखिए, सूचकांक आज हर क्षेत्र में सूचकांकों का प्रयोग संभव है। बिना सांख्यिकी के या सूचकांकों के निर्णय लेने में समस्या आती है, योजनाओं के निर्माण में समस्या आती है। तो यहाँ पे परिवर्तन जानना जरूरी है। तो आज इसका क्षेत्र सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में, राजनीति विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में या अन्य जितने भी क्षेत्र हैं विज्ञान में, सभी क्षेत्रों में आज सांख्यिकी के सूचकांकों का अंक अनिवार्य हो गया है और बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करके कई प्रकार के निर्णय लेते हैं। तो हर क्षेत्र में आप इनको लिख सकते हो कि इनका प्रयोग सूचकांकों का आज आवश्यक है। अब इसके महत्व या उपयोगिता के बारे में हम और देख लेते हैं। तो पहला है कि इनका उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, क्या क्या उपयोगिता है। तो पहला पॉइंट आ रहा है आपका कठिन तथ्यों को सरल बनाना। देखिए, निरपेक्ष और सापेक्ष मान में यही डिफरेंस है कि निरपेक्ष मान से हम तुलना नहीं कर सकते, जबकि सापेक्ष मान से हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। और जब तुलनीयता का गुण आ जाता है या कठिन जो तथ्य हैं वो को सरल बना दिया जाता है, तो एक व्यक्ति आसानी से, कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सकता है और आसानी से तुलना कर सकता है। दूसरी उपयोगिता है तुलनात्मक अध्ययन। सूचकांकों के आधार पे हम दो परिस्थितियों का, दो श्रेणियों में आए परिवर्तनों का, दो आधारों में आए परिवर्तनों का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। और तुलना करने का उद्देश्य यही होता है कि ताकि हम आगामी रणनीति तय कर सके। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो, कोरोना के डेली के अपडेट्स अखबार में आते हैं कि कल तक अमेरिका में कितने संक्रमित थे, कितनी डेथ हो गई, स्पेन में कितने संक्रमित थे, कितनी डेथ हो गई, या अन्य देशों में कितने। तो उसके आधार पे हम जो मृत्यु दर निकाल कर और तुलना कर सकते हैं कि किस देश में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, और उसके आधार पे वो देश अपनी रणनीति तैयार कर सकता है कि किस प्रकार लोगों को संक्रमित होने से रोके, लॉकडाउन को बढ़ाए या कठोर से कठोर नियम लगाए, कर्फ्यू लगाए, क्या करे। वो सारे तुलनात्मक अध्ययन के बाद में ही संभव होते हैं। तीसरा पॉइंट आ रहा है मूल्य परिवर्तन का अध्ययन संभव। सूचकांकों से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि कितना मूल्य परिवर्तन हुआ है। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई में कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले लोग कहते थे कि महंगाई पहले भी जिस हिसाब से इनकम बढ़ी है उसी हिसाब से वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है। तो हम ये सारी जानकारी सूचकांक के आधार पर निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 1991 में किसी वस्तु के दाम क्या थे और आज 2020 में क्या है, तो आपके 30 साल बाद में कीमत में क्या परिवर्तन आया है। लेकिन साथ में साथ हमें मुद्रा का मूल्य भी देखना होता है कि उस ज़माने में उतने रुपए का या उतने रुपए की जो आंतरिक और बाह्य मूल्य था वो कितना था, और आज के युग में उस उतने मुद्रा का मूल्य क्या है। यानी जो 1991 में 100 का नोट अहमियत रखता था
उतना मूल्य आज 2020 में 100 के नोट का नहीं है। तो उसके आधार पे हम यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है भावी प्रवृत्ति का ज्ञान। इससे हम भावी प्रवृत्ति की इसमें बढ़ेगा घटेगा क्या परिवर्तन आएगा वो आसानी से इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का ज्ञान, व्यावसायिक जो ट्रेंड है वो इसके आधार पे समझी जा सकती है। महंगाई या मंदी या आपका मुद्रास्फीति या मुद्रा अविस्फीति आदि की जानकारी आप इसके माध्यम से लगा सकते हैं। आप उपभोक्ता सूचकांक से उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में परिवर्तन, मजदूरों के जीवन स्तर में परिवर्तन, थोक सूचकांक से व्यापार की वस्तुओं में जो महंगाई की दर है, ये सारे अनुमान आप इसके माध्यम से लगा सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों का ज्ञान इससे ले सकते हो। आयात में क्या परिवर्तन हो रहा है, निर्यात में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन से देश को अपने आप में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, कौन से अर्थव्यवस्था दूसरे देशों पर निर्भर कर रही है, इन सभी का आप यहाँ से निर्धारण कर सकते हैं। सातवां पॉइंट आ रहा है प्रबंध एवं नियंत्रण में सहायक। देखिए, एक अच्छे प्रबंधक के लिए उस परिस्थिति का और उसके परिवर्तनों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी वह नियंत्रण कर सकता है। सूचकांक उसको अपने प्रबंध के कार्य में बहुत सहायताएं प्रदान करते हैं, क्योंकि वह उस स्थिति का विश्लेषण सूचकांकों के माध्यम से कर लेता है और अपने निर्णय आसानी से ले सकता है। आर्थिक क्षेत्र में उपयोगिता सूचकांकों का प्रयोग आरबीआई है जो मौद्रिक नीति या बैंकों के लिए नीतियां बनाती है उसमें करते हैं, या सरकार आर्थिक क्षेत्र आर्थिक नीतियां बनाती है उसमें भी सूचकांकों का प्रयोग है। तो मल्टी जो स्कोप है यानी इसका बहुउद्देश्य प्रयोग हो रहा है, हर क्षेत्रों में सूचकांकों का प्रयोग हो रहा है। यह माप सांख्यिकी की महत्वपूर्ण माप है जिसका प्रयोग आप हर संभव क्षेत्रों में देखेंगे। तो आपको पहले तो इसका अर्थ, परिभाषा, उसके बाद में किन किन क्षेत्रों में उपयोग और महत्व, ये 4 पॉइंट क्लियर करके इस प्रश्न का उत्तर देना था। इसी के साथ आपका 2019 का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और एक बात है कि अगर आप चाहें तो ये जितने भी थ्योरेटिकल तो आपको पाठों में मिल ही जाएंगे, न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। आप एग्जाम्पल को करोगे या एग्जाम्पल देखोगे तो इस पेपर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको ऐसे कैसे उनका सॉल्यूशन एग्जाम्पल के रूप में मिल जाएगा। धन्यवाद।